नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने संबंधित इमारत पर नोटिस चस्पा दिया है। इस हादसे में 15 लोगों की मौत के बाद एलडीए ने बिल्डिंग मालिकों से स्पष्टीकरण मांगा है और 15 दिनों के भीतर जवाब देने के निर्देश भी दिए हैं। नोटिस में साफ कहा गया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें इमारत को ध्वस्त करने तक की प्रक्रिया शामिल हो सकती है, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता वसंत मिश्रा। इस बिल्डिंग में आपको मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा, 2014 में रेजिडेंशियल नक्शा पास हुआ था। 2016 में जब उसने कमर्शियल निर्माण करना शुरू किया तो एलडीए के अधिकारियों ने वहाँ नोटिस दिया और उसके बाद डिमोलिशन ऑर्डर भी पास किया। परंतु 2016 में ही किन्हीं परिस्थितियों में उनके द्वारा जो डिमोलिशन ऑर्डर है उसको वापस ले लिया गया। ऐसा उनको करना नहीं चाहिए था। उन्होंने जो डिमोलिशन ऑर्डर वापस लिया वो इस आधार पर लिया कि जो आवेदक है, जो कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उसने ये एप्लीकेशन दी कि मैं रेजिडेंशियल निर्माण करूँगा। अगर उनको डिमोलिशन ऑर्डर वापस लेना था तो चेक कराना चाहिए था। चेक कराने के बाद कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं की गई। तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा, 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए शासन भेज दिया है। और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए। मेरी मौजूदगी इस समय उसी अलीगंज के बिल्डिंग के पास है जहां पर 2 दिन पहले यहां पर भयंकर आग लगी थी, जिसमें करीब 15 बच्चों की जल करके मौत हो गई थी। और साथ में जो लखनऊ विकास प्राधिकरण हमेशा से विवादों में रहा था, अब उसने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सामने दिखाना चाहेंगे अपने सहयोगी के जरिए। यहाँ पर नोटिस चस्पा की गई है। 15 दिन के अंदर जो बिल्डिंग मालिक है उनसे जवाब मांगा गया, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर जवाब में संतुष्टि से नहीं मकान मालिक दे पाए तो इसको 15 दिन के अंदर इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। 2016 में इस बिल्डिंग को लखनऊ विकास प्राधिकरण से अवैध रूप से घोषित किया था, इसको गिराने का था, लेकिन किसी कारणों के चलते ये बिल्डिंग नहीं गिर पाई थी। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के चलते कहीं ना कहीं अधिकारियों ने भी और एलडीए की तरफ से लगातार कार्रवाई तेज करके इस बिल्डिंग को गिराने का काम किया जाएगा। फिलहाल देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे, यही बिल्डिंग है जहां पर एंट्री और एग्जिट एक ही था, जिसमें करीब जो बच्चे यहां पर आए थे कोचिंग करने के लिए वो फंस करके जिसमें जल करके उसमें करीब 15 बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से जो नोटिस दिया गया है, क्या सच में इस बिल्डिंग पर कार्रवाई होगी या फिर से इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ, वसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजधानी में कोचिंग संस्थानों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, एलन कोचिंग के बाद अब आकाश, ग्रेविटी और अन्य कोचिंग संस्थानों की भी जांच तेज कर दी गई है। जांच के दौरान ग्रेविटी कोचिंग में कई गंभीर खामियां सामने आई। अधिकारियों के मुताबिक यहां फायर फाइटिंग सिस्टम मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। वहीं भवन का नक्शा भी निर्धारित नियमों के विपरीत पास कराया गया है। इसके अलावा एंट्री और एग्जिट गेट की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं मिली, जबकि आपात स्थिति में बाहर निकलने के पीछे की ओर कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं पाया गया है। जांच टीम का कहना है कि इस तरह की व्यवस्थाएं छात्रों की सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ है। मानकों के विपरीत संचालन पाए जाने पर ग्रेविटी कोचिंग को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों को भी शाम तक अपना जवाब और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अलीगंज में कॉमर्शियल बिल्डिंग में अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग को ये निर्देश दिए थे कि शहर की तमाम कोचिंग, तमाम स्कूल, तमाम इंस्टीट्यूट में फायर सेफ्टी मानकों की चेकिंग की जाए। इस वक्त हमारी मौजूदगी हजरतगंज इलाके में है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये ग्रेविटी क्लासेस कोचिंग है जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आईआईटी, जेईई, नीट, इन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जाती है। और यहाँ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इस कोचिंग को सील कर दिया गया है। कुछ देर पहले यहाँ पर विकास प्राधिकरण के अधिकारी पहुँचे थे और मानचित्र को लेकर यहाँ पर नक्शा जो है वो मांगा गया इन कोचिंग के ओनर्स के द्वारा ओनर्स से। लेकिन
जो नक्शा है वो इनके द्वारा नहीं दिखा पाए वो, तो उसके बाद विकास प्राधिकरण के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। और इसके अलावा अग्निशमन विभाग की टीम भी यहाँ पर पहुँची थी और जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो पूरे नहीं थे, इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी, कोई भी आपातकालीन स्थिति में जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं निकल सकते थे, फायर उपकरण यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई सीलिंग की लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा की गई है। सैकड़ों बच्चे इस कोचिंग में पढ़ते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और किस तरीके से यहाँ पर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करने का काम ग्रेविटी क्लासेस के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल विकास प्राधिकरण के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से अलीगंज की कॉमर्शियल बिल्डिंग में अग्निकांड का मामला सामने आया, 15 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी और किस तरीके से वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट चल रहा था, पेट शॉप थी, तमाम चीज़ें थी, रेसिडेंशियल जो नक्शा है वो पास था और वहाँ पर कॉमर्शियल गतिविधियाँ हो रही थी, पूरी बिल्डिंग कॉमर्शियल थी और किस तरीके से 2016 में उस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए थे, लेकिन एलडीए की लापरवाही किस तरीके से सामने आई कि उस आदेश को निरस्त कर दिया गया था। फिलहाल मुख्यमंत्री के आदेश के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण एक बार फिर से जागा है और शहर भर की कोचिंगों में जो मानचित्र है उसकी चेकिंग की जा रही है और किस तरीके से वो बिल्डिंग बनी है, उसका मानचित्र पास है या नहीं पास है, इन तमाम चीज़ों को लेकर अग्निशमन विभाग के द्वारा, लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा चेकिंग की जा रही है और सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल ग्रेविटी क्लासेस में ये बड़ी कार्रवाई जो है वो मानी जा रही है और उसके साथ ही शहर भर में विकास प्राधिकरण के द्वारा और अग्निशमन विभाग के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों द्वारा उज्जैन में जमीन खरीद को लेकर उठे सवालों पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, इन खबरों को पूरी तरह से झूठा उन्होंने बताया और कहा कि कुछ लोग जानबूझकर उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। राजभर ने दावा किया कि मोहन यादव के रियल एस्टेट से जुड़े कार्य उनके मंत्री बनने से पहले के हैं और उसी समय जमीनें खरीदी गई थी। इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ लोग हैं जो उनके खिलाफ इस तरह का बयान दे रहे हैं, पहले वो रियल एस्टेट का काम करते थे मुख्यमंत्री के पहले, तब की खरीदी हुई ज़मीनें हैं। और ये परेशान है अखिलेश बाबू जो हैं, ये जो परेशान हैं, इनके जो कोषाध्यक्ष हैं वहाँ जो का नाम है राज्य सड़क परिवहन का जो वो है अधिकारी है भरत लाल यादव, तो इनके कोषाध्यक्ष का दामाद है तो ये वहाँ इनकी कलई न खुले इस नाते पहले से उसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अयोध्या में 26 जून को प्रस्तावित आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। केजरीवाल रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए अयोध्या आने वाले हैं, लेकिन कुछ धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने उनके आगमन का विरोध जताया है। पांडा पुरोहित समाज और सनातन रक्षक संघ सहित कई संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सीओ अयोध्या को सौंपा है। विरोध करने वाले संगठनों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अतीत में राम मंदिर और भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिए थे। संगठनों ने दौरे को राजनीतिक बताया और प्रशासन से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। जय सिया राम। जिस प्रकार से सनातनियों ने आज धर्म ध्वजा लहराने का जो कार्य किया है अयोध्या में, और उसके विपक्ष में जो है केजरीवाल जी ने बोला था कि मैं राम जी को नहीं जानता हूं, राम जी कहाँ हैं और कैसे उनका दर्शन, राम जी तो हृदय में विराजमान है। तो राम जी तो हृदय में है, लेकिन प्रत्यक्ष हम लोगों ने अयोध्या परम धाम है जहाँ स्वर्ग वैकुंठ समान अयोध्या है, और राम जी जहाँ अवतार लिया है कि जय दिन राम जन्म सुन गाने तीर्थ सगल तहाँ चली आओ। राम नवमी के दिन ही 33 करोड़ देवी देवता स्वयं अयोध्या आते हैं, जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला जी का दर्शन करते हैं। उन रामलला जी को उन्होंने वंचित कर दिया है कि राम जन्मभूमि में रामलला जी है ही नहीं है। तो अगर राम लला जी नहीं है तो अयोध्या क्यों आ रहे हैं? इस बार जो अयोध्या में राम जी के चढ़ावा की जो चोरी की मामला चल रहा है, विपक्ष और पक्ष अपनी अपनी बातों को रख रहा है। अगर वो भी आकर के इसमें भड़कावा भाषण करेंगे और राजनीति उसमें अपना दर्शाएंगे अपनी वोट के चक्कर में, राजनीति बनाने के चक्कर में, तो और भी माहौल यहाँ गर्म हो सकता है। तो अभी जो यहाँ
ITI जो जांच चल रहा है उसकी जांच होने दीजिए। जो निष्पक्ष कोर्ट और शासन प्रशासन जो उसका निर्णय करेगा उस पर दोषी और निर्दोषी साबित किया जाएगा, तो उनको भी आने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं हृदय में राम जी हैं तो वहीं से दर्शन कर। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल खुद दोषी हैं, घोटाले से अभी जेल काट के आए हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण आज राम मंदिर आ रहे हैं, जब चढ़ावे चोरी का एक तरफ पूरा विपक्ष जो है ढोल मजीरे के साथ जो है इसको जो है उजागर कर रहा है, तो उसमें इनको राजनीतिक रोटी सेकने की आवश्यकता नहीं थी। इनके संजय सिंह जो है, इनके सांसद, वो तथ्यहीन हमेशा ज़मीन घोटाले की बात करते हैं। सबूत किसी के पास नहीं, पूरे विपक्ष के पास अगर कोई सबूत हो तो हम इस बात का खंडन कर दें, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं, पूरे विपक्ष के, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो, किसी के पास कोई सबूत नहीं। तो केवल आरोप लगाना ये हम निरर्थक मानते हैं। इनकी नानी कहती थी अरविंद केजरीवाल की, राम हृदय में रहते हैं, तो आज अरविंद केजरीवाल जो है क्या सोच के फिर रामलला का दर्शन करने आए, केवल राजनीतिक है, और ये अगर आएंगे हम इनका विरोध करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में हुए कोचिंग अग्निकांड के बाद अब मामला न्यायिक गलियारों तक पहुंच चुका है। आपको बता दें, कोचिंग संस्थानों और बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित से जुड़ी पत्र याचिका दाखिल की गई है। अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस को संबोधित करते हुए याचिका में इस गंभीर मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेने और आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कई कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक इमारतों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। याचिका में विशेष रूप से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, भीड़भाड़ वाले इलाकों और बहुमंजिला भवनों में आग जैसी आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही कोर्ट से मांग की गई है कि ऐसे संस्थानों के लिए एक विस्तृत और प्रभावी सुरक्षा गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए जाए। इसके अलावा आग लगने जैसी घटनाओं की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट एक्शन प्लान बनाने और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है। तो आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ये पूरा मुद्दा जो है पहुंचा हुआ है। लखनऊ के दर्दनाक अग्निकांड ने एक बार फिर पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे ने प्रशासन से लेकर आम जनता तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन क्या इस बड़े हादसे से हमारे जिले ने कोई सबक लिया? हमारे शहर ने भले ही बड़े कॉरपोरेट कोचिंग हब ना हो, लेकिन तंग गलियों और संकर इमारतों में चल रहे छोटे शिक्षण संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान आज भी बारूद के ढेर पर बैठे हैं। शहर के इन्हीं इलाकों का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश यादव ने। लखनऊ में घटी घटना को लेकर सिद्धार्थनगर जिले में जब पड़ताल किया गया तो देखा गया कि बिना जो है सेफ्टी के लाइब्रेरी, होटल, व्यवसायिक जिस तरह से चल रहे हैं, देखा जाए तो प्रशासन की इसमें लापरवाही मानी जाएगी। जिस तरह से बिना एनओसी के लाइब्रेरियां चल रही हैं, व्यवसायिक संस्थानें चल रही हैं, लॉज चल रहे हैं, देखा जाए तो उसमें कोई भी सुविधा नहीं है। बाहर निकलने का तो वहां कोई सुविधा ही नहीं है। देखा जाए तो सिर्फ एंट्री के लिए ही वहां सीढ़ियां लगी हैं और बाहर अगर कोई घटना घटती है अगर अंदर, तो बाहर निकलने की कोई सुविधा नहीं है। अब देखने की बात यह है कि यहाँ जिस तरह से बिना सेफ्टी के होटल और व्यावसायिक लॉज और लाइब्रेरियां और शिक्षण संस्थानें चल रही हैं, तो इसको लेके एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब घटनाएं घटती हैं तभी प्रशासन जागता है। जब मैंने पड़ताल किया सिद्धार्थनगर जिले, तो अब सीधे आपको ले चलते हैं बेंगलुरु, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। के लिए भी आमंत्रित करने के लिए आया हूं कि आप सब नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में जो कहानी यहां पर सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, उसे आप उत्तर प्रदेश के अंदर भी आज के दिन पर महसूस करेंगे। और उसी का एहसास कराने के लिए आज मैं स्वयं यहां बेंगलुरु में आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है,
और स्पीड है। इंडस्ट्री के लिए जो 3 महत्वपूर्ण उसके आयाम हैं, ये 3S का वो मॉडल आज यूपी के अंदर आप सबको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पास आज एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी। इंस्टीट्यूशंस का एक बेहतरीन नेटवर्क यूपी के अंदर आज के दिन पर आपको देखने को मिलेगा। स्किल, टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज, ये कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम आज नए भारत के नए यूपी के अंदर हम सबको देखने को मिलेगा। हमें गर्व है कि 12 वर्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास की एक नए प्रतिमान को स्थापित किया है। अपने परसेप्शन को दुनिया के अंदर बदला है। भारत को इन्वेस्टमेंट के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है। दुनिया के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत में उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर इस ग्रोथ स्टोरी में सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ किया है। मित्रों, पिछले 9 वर्ष के अंदर यूपी की इस ग्रोथ स्टोरी को अगर आप देखेंगे तो आपको भी न केवल कौतूहल होगा बल्कि स्वयं यूपी के अंदर आकर के उसे अपनी आंखों से देखने की एक उत्सुकता भी होगी। आज से 9 वर्ष पहले यूपी का परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। एक बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रसित एक ऐसा राज्य जहां पे गवर्नेंस नाम की कोई चीज हुआ ही नहीं करती थी। एक ऐसा स्टेट जहां डेवलपमेंट की कोई चर्चा ही नहीं करता था। जो अपने आप में उत्तर भारत के एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। प्लान उसकी नियति बन चुकी थी। उसका जो आधारभूत ढांचा था, एग्रीकल्चर और एमएसएमई, दोनों से लोगों ने नाता तोड़ दिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी में वह सब कुछ आपको मिलेगा जो भारत की अपेक्षा है।
और अगर उन सबको एक साथ हम जोड़ें तो जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा। एक बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड की बेहतरीन कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, एयर की कनेक्टिविटी है। भारत का पहला नेशनल इनलैंड वाटरवे ये यूपी के अंदर वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे राज्य के रूप में यूपी आज जाना जाता है, जिसके पास एक्सप्रेसवे का 60% नेटवर्किंग अकेले यूपी के पास है। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास है, 16,000 किलोमीटर का। 4 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क यूपी के पास है। 7 सिटी हमारी ऐसी है जो मेट्रो की सेवा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सेवा उपलब्ध करवा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ये दोनों यूपी से होके जाते हैं, इनका जंक्शन भी यूपी के अंदर दादरी में यूपी के अंदर ही पड़ता है। पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकार ने स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी का जो माहौल दिया, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य से उभर चुका है। पिछले 6 वर्ष से यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देश के अंदर है, और बॉटम 3 से उभर करके यूपी अब भारत की टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में यूपी। तो बेंगलुरु से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां वो डेवलपमेंट और यूपी कितना प्रगति किया है इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।